Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are study about most important topic for class 12. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12 के रासायनिक बलगतिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आप लोग कवर पेज पे देख चुके होंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और इसका हाफ लाइफ टाइम। तो चलते हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। वो आप लोग हेडिंग डालिएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग पहली हेडिंग बना लीजिएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लिखा था, जैसे मैंने बोल दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं, तो बोला गया था उसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारक के मोलर सांद्रण के अगर प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर मोलर सांद्रण के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती तो उसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, आपका यह जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है बोला जाता है वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो बोला गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर वह अभिकारक के मोलर सांद्रण के द्वितीय घात यानी कि दूसरी घात के समानुपाती हो जाता है तो उसको हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी मान लिया जाए कि कोई एक रिएक्शन दे दिया जाए, माना अभिक्रिया R एरो P, R का मतलब रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। तब इसके लिए जब हम लोग अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो यह हो जाएगा dR अपान हो जाएगा dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया, अभिकारक यहाँ पे R है, इसके मोलर सांद्रण के कौन सी घात, द्वितीय घात, तो दूसरी घात यहाँ हो जाएगी 2। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस dR बटे में कितना हो जाएगा dt, माइनस dR अपान dt बराबर हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर। आया समझ में? तो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, समाकलित वेग समीकरण करते हैं, तो समाकलित वेग समीकरण के लिए क्या करते हैं, यह जो dt रहता है यह चला आता है आपका आर स्क्वायर की जगह और आर स्क्वायर चला आता है dt की जगह। फिर इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आपकी जो आएगी उसी को बोला जाता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो अब होता क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों का, पहले तो एक काम करो, इसको बाय ट्रांसपोजिंग कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका dr अपान हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका k इंटू dt, और यह माइनस वाला साइन हटेगा तो हम लोग इधर माइनस वाला साइन लगा सकते हैं। अब क्या बोला जाएगा, समीकरण के दोनों पक्षों का यहां पर लिख लो, समीकरण के दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का उचित सीमा के साथ समाकलन करने पर चलो भाई, उचित सीमा के साथ अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो बताओ यहां पे कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब यहाँ पे t है ना, तो t का मतलब जब समय आपका 0 था तब उस टाइम अभिकारक की सांद्रता मान लो कितनी थी, a0, और जब समय t हो गया तो उस टाइम अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, a हो गई। तब इसके बाद होता क्या है आपका, यह जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपान आर स्क्वायर है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाता है आपका x की पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यह हो जाता है आपका x की पावर n+1 अपान n+1, यह फॉर्मूला यहाँ से यूज किया जाएगा। और फॉर्मूला करने के बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। भाई देखो आपका जो आर स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाए तो आर की घात -2 लिख सकते हैं। भाई जो आपका आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की घात -2, और ये हो जाएगा आपका डी आर। इंटीग्रेशन लगा लोगे तो यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो जहां जहां x दिखा है वहां क्या आपका r है, और जहां n है वहां पे क्या आपका -2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की घात -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 अपान r। -1 अपान r जो होगा यह इसका हो जाएगा समाकलन, तो इसको लिख लेंगे -1 अपान r, और लिमिट लगा देंगे हम लोग a0 से लेकर कहां तक, a तक। फिर बराबर क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। और यहाँ पे dt जो होता है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना होता है, x हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो dt का कितना हो जाएगा, t, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। अब जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट करते हैं तो बताओ -1 अपान r की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आपका a, माइनस पहले से है, माइनस बीच में होता है, माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपान a0 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर -k, और यहाँ पे t हो जाएगा t -0, यानी कि t लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका kt। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन कर ले, तो जब माइनस यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू आपका प्लस होगा क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस था तो अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यह माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका 1 अपान a -1 अपान a0 इक्वल टू हो गया आपका kt। अगर हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं तो t बराबर हो जाएगा आपका, के आपका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 1 अपान k हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान a -1 अपान a0, ठीक है। तो यह हो जाता है आपका किसके लिए बोला जाता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का यह हो जाता है आपका समाकलित वेग समीकरण हो जाता है, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन जिसको बोला जाता है समाकलित वेग समीकरण। यह नोट करिएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं हाफ लाइफ टाइम, यानी कि अर्ध आयुकाल द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए करेंगे। नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। चलते हैं अब इसका देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम यानी कि अर्ध आयु। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल जिसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयु काल। देखो आपका जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए हाफ लाइफ टाइम अलग होता है, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए अलग होता है, थर्ड के लिए अलग होगा। मतलब प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे यह जो आपका अर्ध आयुकाल किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अर्ध आयुकाल मैंने आपको बताया होगा, इसका जब डिफिनीशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े होंगे तो वहां पे बताया गया था कि वह समय अंतराल या वह निश्चित समय अंतराल जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। मतलब जो निश्चित समय में अपने सांद्रता का आधा हो जाता है वही क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। और अर्ध आयुकाल में टी बराबर हम लोग जो मानते हैं वो टी हाफ मान लेते हैं, और जहां जहां आपको ए दिखता है ए की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, ए 0/2 कर लेते हैं। जहां जहां ए दिखेगा ए 0/2 और जहां टी दिखेगा वहां पे टी हाफ कर लेंगे, तब हम लोग कहेंगे वी नो दैट क्या, यहाँ पे देखो टी था बराबर 1/k है, 1/a - 1/a0 हो जाएगा।
अब क्या करते हैं कि जहां टी है उसकी जगह पे क्या कर लेंगे, टी हाफ कर लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा देन, यानी कि तब टी की जगह पे टी हाफ रखना है, 1/k कर देना है, 1/a की जगह पे क्या करना है आपको a0/2 कर देना है, फिर -1/a0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा टी हाफ बराबर 1/k, और यह हो जाएगा आपका कितना, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/a0 हो जाएगा, -1/a0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 1/k, और 2 - 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। या इसी को अगर लिखना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं कि टी हाफ बराबर 1/ka0, और जहां आप बोलेंगे कि यह जो टी हाफ है, टी हाफ वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या है आपका, हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम, यानी कि अर्ध आयु है, और के क्या है आपका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यह क्या है आपका, तो आप बोलेंगे रेट कांस्टेंट, यानी कि वेग स्थिरांक है। क्या है आपका, वेग स्थिरांक। और a0 क्या है आपका, तो आप बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह आपका क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता है किसका, तो आप बोलेंगे अभिकारक का। प्रारंभिक सांद्रता किसका, अभिकारक का। तो यह हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से इसको। तो चलते हैं, हम अगला टॉपिक जो है उस पर आते हैं, जिसका नाम होता है तृतीय कोटि अभिक्रिया। तृतीय कोटि अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप लोग करते हैं तो यहाँ पे बोला जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारक के मोलर सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तो उसे हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखवाना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, माना अभिक्रिया आर एरो उत्पाद, कोई एक अभिक्रिया मान लिया मैंने, आर एरो उत्पाद, यानी कि कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि डी आर अपान कितना हो जाएगा, डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर की घात कितना हो जाएगा, 3। तो इसके लिए जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी आर अपान डी टी, बराबर हो जाएगा के, और आर की घात कितना हो जाएगा, 3, और आर की घात 3 को लेके आइएगा dt की जगह, और dt को लेके जाइएगा
आर क्यूब की जगह ये हो जाएगा माइनस डी आर बटे में डी टी, डी आर बटे में आर क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस इधर से हटा के हम लोग इधर लगा सकते हैं, तो माइनस के इंटू कितना हो जाएगा डी टी। तो जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट कर देते हैं। वही चीज फिर से लिखना हमको है कि समीकरण के दोनों पक्षों का उचित सीमा के साथ क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे ए नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम आर क्यूब का जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आर क्यूब का समाकलन करेंगे तो इसको कर देंगे हम लोग इतना, लिख सकते हैं आर क्यूब मतलब नीचे है, ऊपर जाएगा तो आर की घात -3। तो जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर की घात -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1, यानी कि लिख सकते हैं आर की घात -2 बटे में कितना -2, या इसको लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं -1/2 आर स्क्वायर। तो -2 आर स्क्वायर यहाँ पे कर लो -1/2 आर स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ए 0 से लेकर कहां तक, ए तक। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस के इंटू ये क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है, के इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग करते हैं तो ये आपका जो 1/2 रहता है इसको हम लोग पहले कर लें, 1/2 पहले कर लें और माइनस के साथ कर लें। तो माइनस यहाँ पे लगाएं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/r स्क्वायर की घात, तो आर स्क्वायर लिमिट लग जाएगा आपका ए 0 से लेकर कहाँ तक, ए तक, और ये हो जाएगा आपका के टी हो जाएगा। आया समझ में इतना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 1/2 कर देना है, आर की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू, तो 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा। आया समझ में। तो जब हम लोग यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आपका है, इधर मल्टीप्लाई के है तो के आपका इधर आएगा तो 2k हो जाएगा, और हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट स्क्वायर। आया समझ में। यह यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन हो जाता है। इसको कर लीजिएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह क्या आपका समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। आया समझ में। फिर इसका हम लोग बताते हैं इसका बताते हैं हाफ लाइफ टाइम यानी कि अर्धायुकाल फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग तब तक इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको कवर करिए। चलते हैं अब देखते हैं हम लोग इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ टाइम फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पे हाफ लाइफ टाइम जब निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम, जब हाफ लाइफ टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, टी की जगह टी हो गया बराबर 1/2k हो गया, 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, t इक्वल टू टी हाफ कर देना है, और जहां जहां आपको a दिखेगा उसकी जगह पे a नॉट बाई कितना कर देना, आपको 2 कर देना है। ये हो जाएगा आपका टी हाफ इक्वल टू 1/2k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a नॉट बाई 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a नॉट का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद जब निकालेंगे टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2k, और ये हो जाएगा 4/a नॉट का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर। अब देखेंगे इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका a नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी हाफ इक्वल टू 1/2k, और ये हो जाएगा आपका 3/a नॉट का स्क्वायर। ठीक है, a नॉट का स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/1 कितना, के a नॉट स्क्वायर, के a नॉट स्क्वायर। आया समझ में। यह हो गया आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम हो जाता है। चलते हैं हम लोग अब इसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट डाउन करिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए या 2 के बराबर हो जाए, अगर 2 होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2 से ज्यादा यानी 3 हो जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 3 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि आप लोग जब वैल्यू निकालोगे तो t बराबर 1/, कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 1/k। फिर इसके बाद हो जाता है आपका a माइनस a नॉट
1 अपान ए माइनस 1 अपान ए नॉट हो जाता है। आया समझ में इतना? कोई दिक्कत? ये हो जाता है आपका किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए भैया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करें तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आपने तो अभी तो निकाला ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने टी की वैल्यू क्या निकाल दिया? 1 अपान के 1 अपान ए का स्क्वायर माइनस 1 अपान ए नॉट का स्क्वायर, यही तो निकाला आपने। कहाँ गया? यही तो निकाला है ना, यहाँ पे 2 हो गया है। ठीक है, अब जब हम लोग थर्ड ऑर्डर के बाद जब हम लोग फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, तो जब फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? टी बराबर 1 अपान, यहाँ पे देखो जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था तो यहाँ पे 2 था, जब हम लोग फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? के, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान कितना हो जाएगा? ए का क्यूब माइनस 1 अपान ए नॉट का क्यूब। आया समझ में? फिर इसके बाद जब हम लोग फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो फिफ्थ ऑर्डर के क्या हो जाएगा आपका? टी बराबर 1 अपान 4 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान ए की घात 4 माइनस 1 अपान ए नॉट की घात 4। ठीक है, अगर ऐसे आपको निकालना हो यानियत कोटि यानी कि यानियत ऑर्डर रिएक्शन करना हो तो कैसे निकालोगे? यानियत ऑर्डर रिएक्शन, जब यानियत ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एन माइनस 1 इंटू के, फिर हो जाएगा 1 अपान ए की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपान ए नॉट की पावर एन माइनस 1। ठीक है, यानियत ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 10th ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 10वीं कोटि जब इसकी निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? T बराबर 1 अपान, यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखेंगे? अब 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 9k, और ये हो जाएगा 1 अपान ए की पावर 9 माइनस 1 अपान ए नॉट की पावर 9 हो जाएगा। आया समझ में? यह आपका 10th ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम एक शॉर्ट वीडियो में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब n की वैल्यू 2 होती है तो उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, और उसका हाफ लाइफ टाइम हमने प्रूफ करके आपको बताया कि टी हाफ इक्वल टू 1 अपान के ए नॉट होता है, जबकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का अभी जस्ट प्रूफ करके आया, टी हाफ इक्वल टू 3/2 के ए नॉट स्क्वायर हो जाता है, और nth ऑर्डर के लिए हो जाता है टी हाफ इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1 माइनस 1 अपान n माइनस 1 के ए नॉट की पावर n माइनस 1 हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछते कि बताओ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या बोलेंगे कि n बराबर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, तब उसके लिए जो टी हाफ निकल के आता है, टी हाफ हो जाता है 1 अपान हो जाता है, सॉरी ये हो जाता है आपका 7 अपान हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 7 अपान हो जाता है 3 के ए नॉट का स्क्वायर हो जाता है। और अगर हम लोग फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन करें तो फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू हो गया 5, और इसके लिए जब हम लोग हाफ लाइफ टाइम करेंगे ये हो जाएगा आपका 15 अपान कितना? 15 अपान 3 न होके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 के ए नॉट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कैसे आप देखेंगे तो आप, अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 मिनट, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाता है। देखो जैसे टी हाफ था, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 यानी कि 7। फिर यहाँ पे अगर हम फोर्थ कर रहे हैं तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आप रख लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे थे। चलते हम लोग आगे